अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद हुसैन एडुकेट और आपको इजी लॉ लर्नर चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज मैं सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 12 पर लेक्चर देने जा रहा हूं। सेक्शन 12 सीपीसी का इंतहाई अहम सेक्शन है। अगर आप किसी से पूछे कि सीपीसी के टॉप 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं तो यकीनन सेक्शन 12 उन्हीं में से होगा। लेकिन आज के लेक्चर को 3-4 दफा देखने के बाद सेक्शन 12 पर आपको मजीद स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of a particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code apply. ये सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर प्लेंटिफ को रूल्स ने मना किया है फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट, एक फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर काज ऑफ एक्शन, किसी खास काज ऑफ एक्शन पर, यानी अगर मुद्दई को रूल्स ने किसी खास काज ऑफ एक्शन की बाबत फर्दर सूट की इंस्टीट्यूट करने से मना किया हो तो he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code apply. तो वह हकदार नहीं होगा, he will not be entitled, वह नहीं कर सकेगा इंस्टीट्यूट, वह इंस्टीट्यूट नहीं कर सकेगा, वह दायर नहीं कर सकेगा इस तरह का सूट उसी काज ऑफ एक्शन पर किसी भी अदालत में जिसको ये सीपीसी दिस कोड एप्लीकेबल हो। यानी अगर रूल्स ने मुद्दई को किसी खास काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर एक फर्दर सूट इंस्टीट्यूट करने से मना किया हो तो वह प्लेंटिफ किसी भी अदालत में जिसको सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल हो वह सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। यानी मिसाल के तौर पर ऑर्डर 9 रूल 9 उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी प्लेंटिफ का सूट वो डिफॉल्ट पर डिसमिस किया गया है, अगर किसी प्लेंटिफ का सूट डिफॉल्ट पर डिसमिस किया गया है तो उसको वहां पर मना किया गया है कि आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते उसी काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर। उसी काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर अगर आप दोबारा सूट नहीं फाइल कर सकते, लेकिन आपके पास रेमेडी अवेलेबल है और वो रेमेडी ये है कि जो सूट आपका डिफॉल्ट पर खारिज हो चुका है उसको रिस्टोर करने के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर दें। यानी आप फर्दर सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन उस सूट को रिस्टोरेशन के लिए, उस सूट की रिस्टोरेशन के लिए, उस सूट को रिस्टोर करने के लिए आप दरखास्त फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर ये रूल्स, इसका मतलब रूल्स गिवन इन सीपीसी, ऑर्डर्स एंड रूल्स गिवन इन सिविल प्रोसीजर कोड। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, ऑर्डर 2 रूल 2। अगर आप किसी खास काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर सूट फाइल करते हैं और जो रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं वो आप पार्शियली क्लेम करते हैं और पार्शियली आप छोड़ देते हैं, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 2 रूल 2 आपको मना किया गया है कि आप उस रिलीफ को जिसको आपने छोड़ा है उसके बाबत आप अलग सूट फाइल नहीं कर सकते। तो इस ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत भी आपको मना किया गया है, यू हैव बीन प्रिक्लूडेड। तो ये तो हुआ सेक्शन 12 सब सेक्शन 1। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, जो कि इंतहाई अहम सेक्शन है। सेक्शन 12 में ये सेक्शन इंतहाई, ये सब सेक्शन इंतहाई अहम है। तो इसके तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहां पर मैंने पहले से लिखा है, where a person challenges the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction,
he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by separate suit. यानी अगर कोई शख्स चैलेंज करना चाहता हो किसी जजमेंट को, किसी डिक्री को या किसी ऑर्डर को, अगर कोई शख्स किसी जजमेंट, किसी डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहता हो, किस बुनियाद पर? ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड की बुनियाद पर कि ये डिक्री, ये जजमेंट या ये ऑर्डर ये फ्रॉड पर हासिल किया गया है, या ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, या ये जजमेंट, ये डिक्री या ऑर्डर ये मिसरिप्रेजेंटेशन पर हासिल किया गया है, और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, या जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर कि इस अदालत के पास इख्तियार नहीं था इस जजमेंट पर, इस जजमेंट की, इस डिक्री की या इस ऑर्डर की, इसका इख्तियार नहीं था इस अदालत के पास। तो इन तीन ग्राउंड्स पर, इन तीन प्लीज पर अगर कोई शख्स किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को चैलेंज करना चाहता है तो वो कैसे चैलेंज करेगा? He shall seek his remedy by making an application, तो वो एप्लीकेशन देगा to the court which passed the decree, उस अदालत को जिसने वो डिक्री, वो ऑर्डर या वो जजमेंट पास किया है, तो उसी अदालत को एप्लीकेशन देगा। नॉट बाई सेपरेट सूट, सेपरेट सूट की बुनियाद पर, यानी सेपरेट सूट की बुनियाद पर आप उस जजमेंट को, उस डिक्री को या उस ऑर्डर को इन ग्राउंड्स पर चैलेंज नहीं कर सकते। यानी अगर आप चाहते हैं कि किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पर अगर आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि जिस अदालत ने वो ऑर्डर, वो जजमेंट या वो डिक्री पास की है, आप उसी अदालत को एप्लीकेशन दे दें। आप उसकी बाबत सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। इस सब सेक्शन 2 की बुनियाद पर आप सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास रेमेडी अवेलेबल है कि आप उस जजमेंट को या उस ऑर्डर को या उस डिक्री को चैलेंज करें एक एप्लीकेशन के जरिए, और वह एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे उस अदालत में जिस अदालत ने वो जजमेंट, वो डिक्री या वो ऑर्डर पास किया है। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि फाइनल जजमेंट जिस अदालत ने पास की है, द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट, जिस अदालत ने वो फाइनल जजमेंट पास की है। अब सवाल यह है, मिसाल के तौर पर एक यहां पर एक जजमेंट है, वो सिविल कोर्ट ने पास की है, उसके खिलाफ अपील होता है और उसके बाद रिवीजन आता है, तो ये हम कहां पर फाइल करेंगे? ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके जवाब की तरफ जाने से पहले मैं यहां पर जरूरी समझता हूं कि यहां पर एग्जाम्पल के जरिए ये वाज़ेह करता चलूं यहां पर कि किस तरह ये हमने यहां पर ये जिक्र तो किया कि अदालत के पास उसी अदालत के पास ये इख्तियार है जिसने वो जजमेंट पास की है, लेकिन किस तरह उसके साथ फ्रॉड हुआ है, इस केस में किस तरह फ्रॉड हुआ है, किस तरह मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बढ़ते हैं उसी एग्जांपल की जानिब। तो मिसाल के तौर पर ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड डीड के जरिए बी पर फरोख्त की है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ए ने जो बी पर फरोख्त की है, ये एक रजिस्टर्ड डीड के जरिए ये सेल डीड हुई है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये प्रॉपर्टी अब भी ए के नाम है। अब ए करता कुछ यूं है कि इसी प्रॉपर्टी को एक इकरारनामा
ایک اقرارنامے کے ذریعے یا ایگریمنٹ ٹو سیل کے ذریعے سی پہ فروخت کرتا ہے. اب یہاں پر سی آتا ہے اور وہ اے کے خلاف ایک سوٹ فائل کرتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس کی کہ اور اس میں وہ ریلیف مانگتا ہے کہ اے کو ڈائریکشن کی جائے کہ وہ یہ پراپرٹی سی کے نام ریکارڈی مال میں ریونیو ریکارڈ میں اندراج کرائے. تو وہ سوٹ وہ سی کی فیور میں ڈکری ہو جاتا ہے, سی کی فیور میں ڈکری ہو جاتا ہے. اب جس پراپرٹی کی بابت یہ سوٹ ڈکری ہو جاتا ہے سی کے فیور میں, وہ پراپرٹی تو اے نے آلریڈی بی پر فروخت کی تھی, وہ تو اونرشپ ہے بی کی. اب بی کو پتا چلتا ہے کہ یہ پراپرٹی تو میری ہے, یہ پراپرٹی تو میری ہے. اب اس کے بابت سی نے عدالت سے ڈکری حاصل کی ہے. تو یہاں پر عدالت کے ساتھ اے نے فراڈ کیا ہے, حقائق چھپائے ہیں, اس سے عدالت سے حقائق چھپائے ہیں, اور وہ یہ بات عدالت کے علم میں نہیں لائی ہے کہ یہ پراپرٹی تو آلریڈی بی پر فروخت ہو چکی ہے اور یہ پراپرٹی اب بی کی اونرشپ ہے. تو اگر بھی وہاں پر ڈکری تو سی کے فیور میں ہے, اب اس ڈکری کے لیے, اس ڈکری کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے اب بی کو چاہیے کہ وہ سیکشن 12(2) کے تحت وہاں پر جس عدالت نے یہ ڈکری پاس کی ہے اس میں اپلیکیشن دے دے کہ یہ ڈکری جو اسی عدالت نے پاس کی ہے اس سے حقائق چھپائے گئے ہیں, اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے, اسی لیے اس ڈکری کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. تو یہ تھا ایگزامپل سمپل فراڈ کا. تو اسی لیے سیکشن 12(2) کے تحت فریش سوٹ فائل نہیں کیا جا سکتا, لیکن جس عدالت نے وہ ڈکری پاس کی ہے اسی عدالت میں اپلیکیشن فائل کیا جائے گا. اب آگے بڑھتے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جس عدالت نے وہ ڈکری پاس کی ہو. اب یہ ویری مچ امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح میں نے یہاں پر عرض کی کہ مثال کے طور پر ایک ڈکری ہوتی ہے سیول کورٹ میں, پھر اس کے خلاف اپیل آتا ہے, پھر ریویژن آتا ہے, تو یہ اپلیکیشن ہم کہاں پر فائل کریں گے؟ تو اس کی وضاحت سپریم کورٹ نے اپنے ایک ججمنٹ میں جو کہ ہے PLD 2016 پیج 358 پیج 358 یہ نوٹ کر دیجئے گا, یہ بہت امپورٹنٹ ججمنٹ ہے. اس میں سپریم کورٹ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ اپلیکیشن کہاں پر فائل کریں گے. تو اس کی طرف بڑھتے ہیں اب. تو اسی ججمنٹ کی سائٹیشن نمبر بی میں یہ کہا گیا ہے کہ فار لیگل پرپزز اٹ واز دی فائنل ڈکری آرڈر آف دی لاسٹ کورٹ in the series even if such decree etc be of affirmation. یعنی لاسٹ ان سیریز میں جو کورٹ آتا ہے وہ اپیلیٹ کورٹ ہو یا ریویژنل کورٹ ہو, یعنی اگر سیول کورٹ سے اگر اپیل ہوئی ہے یا ریویژن ہوئی ہے تو لاسٹ ان سیریز میں جو کورٹ آتا ہے, مثال کے طور پر سیول کورٹ نے ڈکری پاس کی ہے, اس کے خلاف اپیل ہوتا ہے, پھر اس کے خلاف ریویژن ہوتا ہے, تو لاسٹ ان سیریز جو کورٹ آتا ہے وہ ریویژنل کورٹ ہوگا. تو لاسٹ ان سیریز جو کورٹ ہوتا ہے اس میں یہ اپلیکیشن وہاں پر فائل کیا جائے گا. ایون اگر اسی عدالت نے اس ڈکری کو افرم کیا ہو, یعنی اگر اسی عدالت نے اس ڈکری کو افرم بھی کیا ہے تب بھی وہ اپلیکیشن اسی لاسٹ ان سیریز میں جو کورٹ آتا ہے وہاں پر فائل کیا جائے گا. یا اگر اس ڈکری کو ریورسڈ کیا گیا ہو یا اس کو موڈیفائڈ کیا گیا ہو یا اس کو افرم کیا ہو بائی ہائر فورم آن میرٹ آن پوائنٹ آف لا اینڈ فیکٹ انوالو دیئر ان, اس
केस में जो पॉइंट्स, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हो, अगर उसी बुनियाद पर मेरिट पर उस डिक्री को मॉडिफाई किया गया हो, रिवर्स किया गया हो या अफर्म किया गया हो, तो वो एप्लीकेशन सेक्शन 12(2) सेक्शन 12(2) की ये एप्लीकेशन उसी अदालत में फाइल की जाएगी जो कि लास्ट इन सीरीज हो। अब आगे बढ़ते हैं साइटेशन नंबर सी। साइटेशन नंबर सी में यह कहा गया है कि अगर आप सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लीव टू अपील की एप्लीकेशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो लीव टू अपील आपको रिफ्यूज की जाती है, लीव टू अपील आपको रिफ्यूज की जाती है, तब वो एप्लीकेशन सेक्शन 12(2) की वो हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपकी लीव टू अपील की एप्लीकेशन वो खारिज होती है, आपको लीव टू अपील आपको रिफ्यूज किया जाता है, तब आप 12(2) की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। लेकिन अगर ये यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स अ डिक्री एंड रिकॉर्ड फाइंडिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ contrary to what was held by the high court, the final decree would be of the supreme court. अब अगर सुप्रीम कोर्ट वो डिक्री, वो ऑर्डर या जजमेंट वो रिवर्स कर देती है और वो हो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ पर जो फाइंडिंग रिकॉर्ड करती है वो हो कंट्ररी टू द फाइंडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं, तो फिर 12(2) की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी, तो फिर 12(2) की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी। अच्छा, अब अगर आपकी अपील, रिवीजन या रिट वो मेरिट पर डिस्पोज अब नहीं की जाती और कुछ और ग्राउंड्स, मिसाल के तौर पर नॉन मेंटेनेबिलिटी, लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन या नॉन प्रोसिक्यूशन या बार्ड बाय लॉ या बार्ड बाय टाइम, अगर इसी बुनियाद पर आपकी अपील, रिवीजन या रिट वो डिसमिस की जाती है, तब लोअर फोरम में, लोअर जो कोर्ट होता है, यानी जिसके खिलाफ आप अपील, रिवीजन या रिट पर आए हैं, तो उसी लोअर फोरम में 12(2) की एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। इसके अलावा अब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि साइटेशन सी में यह कहा गया है कि अगर आपको लीव टू अपील रिफ्यूज की जाती है, तो जिस अदालत के हुक्म के खिलाफ आप लीव टू अपील पर आए थे, तो 12(2) की दरखास्त वहां पर फाइल की जाएगी। लेकिन अब यहां पर साइटेशन आई में यह कहा गया है कि अगर आपकी दरखास्त फॉर लीव टू अपील वो डिसमिस की जाती है विद डिटेल रीजंस ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, यानी दो यहां पर आपकी दरखास्त फॉर लीव टू अपील, आपको लीव टू अपील यहां पर रिफ्यूज की गई है, आपकी जो दरखास्त है फॉर लीव टू अपील वो डिसमिस की गई है विद डिटेल रीजंस ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, तो उसी सूरत में फिर दरखास्त अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड वो हो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो या तो उस दरखास्त को खुद फैसला करे या लोअर कोर्ट को वो फैसला करने के लिए भेजे। So this was all about section 12 of Civil Procedure Code. I hope you got it. Thank you very much and goodbye.